आज हमसे रूबरू है आधुनिक हॉकी के एक बहुत बड़े खिलाड़ी अशोक कुमार। अशोक जी, आपका स्वागत करते हैं। बहुत छोटी उम्र में, चूंकि आपके घर में तो हॉकी ही थी, आपने हॉकी की स्टिक थाम ली। बताएं कब और कैसे आपने पहली बार हॉकी की स्टिक पकड़ी थी? वो एक ऐसी जगह है जहाँ से हॉकी जिस घर से पनपी हो, आगे बढ़ी हो, जिसने शोहरत के झंडे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में लगाए, तो उस परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेजर ध्यानचंद, कैप्टन रूप सिंह साहब, मेरे चाचा जी ध्यानचंद साहब, मेरे पिताजी वालिद साहब। तो ये एक ऐसी जगह थी जहाँ हॉकी को अगर मैं ना पकड़ता तो ऐसी कोई जगह शायद दूसरी ना मिलती मुझे। लोगों का घर में आना और हॉकी के बारे में चर्चा होना, हॉकी स्टिक घर में रखी होनी, बॉल रखी होनी, हॉकी को अनायास पकड़ लेना और खेलना। तो खेलते खेलते उस वक्त तक तो ये मालूम नहीं था कि इसका क्या महत्व है या इसका ओलंपिक क्या होते हैं, दूसरी चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन ये मालूम था कि बॉल और हॉकी के साथ इसको डॉस करना, हिट मारना, तो ये धीरे धीरे सीखते चले गए। और एक वक्त ऐसा भी आया जब उसी हॉकी को पकड़ने के लिए बाबूजी का, ध्यानचंद साहब का मना करना कि आपने हॉकी क्यों पकड़ी, क्यों खेल रहे हो। तो मुझे कुछ देर तक तो मैं सन्नाटे में आ गया कि क्या क्या चीज़ हो गई या क्या गलती करी। लेकिन उनका ये कहना कि हॉकी ना खेलो बाद में मेरी समझ में आया, जब मैं बड़ा हुआ या नौकरी के लिए या उसके लिए, क्योंकि उनका ये मानना था कि हॉकी ये कोई कैरियर तो था नहीं। उन्होंने जो हॉकी खेली वो एक फ़ौज में रहकर सिपाही की हैसियत से आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने कितनी कामयाबी हासिल करी, वो उनकी मेहनत और लगन का नतीजा था, जिसने उनको ध्यान सिंह से ध्यानचंद बनाया और ध्यानचंद से जादूगर, हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद बनाया। तो वो चीज़ मेरे अंदर हासिल नहीं हो पाती और इसका अंदेशा उन्हें था। तो इससे हॉकी से कैरियर ख़राब ना हो जाए, तो वो चाहते थे कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं, कॉलेज में जाऊं या कहीं नौकरी करूं, तो इसलिए वो मना भी करते थे। लेकिन कुदरत और कोई मंजूर नहीं था। जब वो मना करते थे, हम डर के मारे पीछे के दरवाजे से ग्राउंड में पहुंच जाते थे खेलने के लिए। तो इस तरह से वो हॉकी हमारे हाथ में रही और छूटी नहीं। ये शुरू में बाबूजी का मना करना, लेकिन शायद एक दफ़े आपका मैच भी वो देखने आए थे बहुत बाद में। बहुत बात की बात है सर वो तो, क्योंकि जो मैंने कहा कि हॉकी का मना करना, ये बात है तो 62-63 की। और जो मैच देखने आए थे वो मैच था मेरा 71 का, 71, जब मैं बंगाल की टीम से नेशनल खेलने बेंगलोर गया था। और हमारे घर के दो और दुनिया के दो महारथी, हमें ध्यानचंद साहब और रूप सिंह साहब दोनों वहाँ मौजूद थे और उन्होंने भी खेल देखा था, मेरा और मेरे बड़े भाई राजकुमार सिंह का। हम दोनों बंगाल से खेल रहे थे। तो खेल देखकर जब उन्होंने कहा, प्रेस ने पूछा, दादा आपके तो दो लड़के खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, आपका इनके बारे में क्या ख्याल है। अब जो गोल्ड मेडल लाने वाले और गोल्ड मेडल के दर्शन जिन्होंने शुरू में भारत के लोगों को कराए, उन्होंने कहा कि ये बच्चे तो अभी खेल रहे हैं, इनको अभी बहुत कुछ सीखना है। तो मेरे लिए तो वो उनके ये लफ्ज़ ही कि उनको बहुत कुछ सीखना है, उसने मुझे और शक्ति प्रदान करी और वो बातें मेरे को अच्छी लगी कि मैं थोड़ा अप्रिसिएशन मिला कि इनको अभी बहुत कुछ सीखना है। तो उसके बाद जो सेल्फ प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं, अपने खुद की प्रैक्टिस, पहले के ज़माने में कोचिस तो हुआ नहीं करते थे, ट्रेनर तो हुआ नहीं करते थे, सहूलियत थी नहीं, हॉकी अपने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी नहीं थी। जो कुछ करना हो आपको अपनी तरफ से करना होता था, और वो जो अपनी तरफ से करना होता था उसी में करते हुए हम सभी, मेरे जैसे सभी खिलाड़ी उस दौर के या उसके पहले के, अपने अपने तरीक़ों से आगे बढ़े हैं और इस देश के लिए गोल्ड मेडल और मेडल्स उन्होंने हासिल किए हैं। अशोक जी, पिताजी के साथ साथ आपके परिवार में बहुत बड़ा परिवार था, बहुत सारे भाई बहन। जी, बाकी भाई बहन आपके हॉकी से कितना जुड़े रहे? मेरे 7 भाई थे, हम लोग रहे हैं, और 4 बहनें थी हमारी, जिसके अंदर 6 भाई तो हॉकी खेलते रहे, एक एथलेटिक में चले गए थे, और जो 6 खेले उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर दोनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और बात वही आती कि जब सिलेक्शन का टाइम होता था, मेरे बड़े भाई राजकुमार जो कैंप में मेरे साथ में या मैं उनके साथ में रहता था,
तो उस कैंप के अंदर सिलेक्शन में होते थे मेरे पिताजी चेयरमैन, या सेलेक्टर्स में चाचा रूप सिंह साहब और जेंटल साहब बलबीर सिंह जी, जो बाबूजी से बहुत बाद में आए थे हिंदुस्तान की हॉकी के नक्शे में। लेकिन बाबूजी का कभी अपने बच्चों के लिए इस बारे में आगे कहना कि सिलेक्शन करना है नहीं करना, वो कहते अगर ठीक है तो खिलाड़ी को लेना चाहिए, अगर उसके अंदर क्वालिटी है तो किसी भी बच्चे को टीम में रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी जगह थी, उनका मानना था और मेरा भी मानना है कि अगर कोई बच्चा लड़का खिलाड़ी कमज़ोर है तो वो कमज़ोरी भारत को मेडल दिलाने में कहीं कोई कोई क्षति ना पहुंचाए उसको, या इस तरह की बात ना हो कि उस खिलाड़ी की वजह से टीम हार जाए। और खैर मैंने अपने दौर में तो ये भी देखा कि ऐसे हादसे कई हुए हैं जहाँ पर वो जो खेलने वाले खिलाड़ी जिनको मैं जानता हूँ कि अगर वो टीम में रहते, अगर मैं 71 की बात करूं, 1971 वर्ल्ड कप की बात करूं, 1970 की बात करूं, 1972 की बात करूं, तो ये 3 साल ऐसे थे जहां पर अगर हमारे 2-3 खिलाड़ी जो रिनाउंड और बड़े अच्छे, जो मुझसे भी अच्छे थे, जिनके आगे मैं कहीं कुछ भी नहीं था, अगर वो साथ में होते मेरे, जहाँ तो यकीन मानिए कि मेरा मानना है कि हम उस दौर से मेडल्स की टैली लगाना शुरू कर देते। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि कुछ चीज़ें आपके हाथ से बाहर होती हैं। ध्यानचंद जी का नाम तो पूरी दुनिया जानती है। उनके खेल में, आप उनके हालांकि पुत्र हैं, पिताजी और चाचा जी के खेल में क्या खास बात थी जो आप युवा पीढ़ी से और वे लोग जो उनकी हॉकी नहीं देख पाए उनसे साझा करना चाहेंगे? जी, हॉकी के कुछ वीडियोस तो बने थे और 36 के ओलंपिक के बने हैं, और वो अभी भी कई तो उसके कट्स आ गए हैं और हैं जो चलते रहते हैं। दूसरी बात, कैप्टन रूप सिंह साहब के अब खेल की बात अगर आप कहें तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जिन ने जब ध्यानचंद साहब ने खेला है और जिन लोगों ने देखा है दर्शक के रूप में या साथी खिलाड़ी के रूप में, उनका तो यही मानना था कि दादा जो थे वो एक्सट्रीम थे। एक्सट्रीम एक तो कुछ ईश्वरीय कृपा आप कह सकते हैं उसको, जन्मजात गुण में बॉडी का प्रोपोर्शनेट होना, खिलाड़ी की बॉडी होना या फ्लेक्सिबिलिटी होना, जो गुण होता है खिलाड़ी का, तो वो उनके अंदर था। सिर्फ उसमें एक जो नई ऊर्जा या शक्ति मिली थी वो तब की 16 साल की उम्र में हमारे दादाजी ने बाबूजी को आर्मी भर्ती कर दिया। 16 साल की उम्र क्या होती है, और वो 2 साल उसमें रहे बच्चा प्लाटून टाइप के, क्योंकि नौकरी पक्की नहीं हो सकती 18 साल से पहले तक अंग्रेज़ों के राज में भी। तो 2 साल तक रहे, तो वो 2 साल में शाम के वक्त फौज में तो खेलना ही पड़ता था, हर शाम का वक्त उनका खेल का होता, कोई भी खेल खेलो आप। तो ध्यानचंद साहब पहले कुश्ती किया करते थे, पहलवानी किया करते थे, लेकिन उनके साथ साथ हॉकी भी खेलते थे, क्योंकि झांसी हीरोज़ क्लब जिसके 100 साल इस वर्ष पूरे होने वाले हैं, उस क्लब में वो ध्यानचंद साहब नंगे पैर कंकड़ पत्थरों के ऊपर हॉकी की बॉल को, कॉर्क की बॉल, वो भी लेदर बॉल नहीं, कॉर्क की बॉल, हॉकी स्टिक की जगह पर लकड़ी के टुकड़े या कुछ ऐसे बांध लिया, छोटी मोटी हॉकी मिल गई तो बड़ी बात हो गई, उससे प्रैक्टिस करते थे। लेकिन जब आर्मी पहुँचे तो उनको ऑप्ट मिला कि आपको कौन सा खेल खेलना है, तो गनीमत कि उन्होंने कुश्ती नहीं बोला, उन्होंने हॉकी बोल दी, हॉकी खेलूँगा मैं। तो उस दिन से उनकी हॉकी का शाम की प्रैक्टिस शुरू हो गई। अब शुरुआती दौर में ही जो उनके सूबेदार मेजर ट्रेनर, शाम के ट्रेनर ही खड़े होते थे फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, उन्होंने ध्यानचंद को खेलते देखा। ध्यानचंद अपने बड़े अच्छे ढंग से हॉकी बॉल को चला रहे थे, पास दे रहे थे और ड्रिबलिंग ज़्यादा करते हुए गोल कर रहे थे। ड्रिबलिंग ज़्यादा कर रहे थे वो, क्योंकि कंट्रोल झांसी हीरोज़ क्लब से सीखा हुआ था, उसको वो अप्लाई कर रहे थे। तब बाले तिवारी साहब ने, जो उनके मौजूदा ट्रेनर थे, देखने वाले थे, उन्होंने उनको बुलाया, ध्यान इधर आओ, तुम अच्छा खेलते हो और अगर तुम ये खेल टीम के लिए खेलोगे तो तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी बन जाओगे। तो ये कुछ लफ्ज़ ऐसे होते ना ज़िंदगी में, किसी बच्चे को, किसी इंसान को कोई बड़ा शख्स बोल दे। जैसे मैं अगर याद करूं कि 1967-68 में मैं बिजनौर खेलने गया था, जहां महान इनसाइड राइट केडी सिंह बाबू साहब, 1952 के हेलसिंकी पुरस्कार विजेता, गोल्ड मेडलिस्ट, वो मैच देखने आए थे और उन्होंने मुझको बुला के स्पेशल बोला, तुम अच्छा ध्यानचंद के बेटे हो, तुम बहुत अच्छा खेलते हो। तो वो लफ्ज़ आपको इंस्पायर करते हैं। तो वही लफ्ज़ ध्यानचंद जी को उनके कोच ने जो बोले वो इंस्पायर किए, तो वो और दुगनी लगन से, दुगनी मेहनत से कि मुझे अपने
खुश करना है, मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना अच्छा खेल सकता हूँ। तो उनकी प्रैक्टिस शुरू हो गई। और प्रैक्टिस कैसे शुरू हुई कि दोपहर के टाइम में, लंच टाइम में, दोपहर में प्रैक्टिस कर, बॉल को चलाना, बॉल की ड्रिबलिंग करना, दीवार के साथ खेलना, हिट मारना, प्रैक्टिस करना। दुनिया सो रही है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। शाम के वक्त, डिनर के वक्त जो टाइम मिलता था उसमें अंधेरे में बॉल ले गए, चांदनी रात हुई तो उसमें खेल लिया। तो वो खेलते खेलते परफेक्शन में जो है, वो तो हर चीज़ का इलाज कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे परफेक्शन मिलेगा। परफेक्शन मिलेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आप अच्छे खिलाड़ी बन जाओगे। तो ध्यानचंद ने वो हॉकी जो आज हम खेल रहे हैं या आज हम कोशिश करते हैं अपने बच्चों को सिखाने की, वो हॉकी ध्यानचंद ने और रूप सिंह सामने उस दौर में खेल चुके थे। वो कोई बॉल ऐसी नहीं होती थी जो उनकी हॉकी से छिटक जाए, कोई ऐसी बॉल डिफ्लेक्शन की जो हिट आए, क्रॉस के हिट आए और वो डिफ्लेक्ट होकर गोल में ना जाए या उस एंगुलर पोस्ट पे न जाए जहां वो फेंकना चाहते हैं, बॉल को भेजना चाहते हैं। तो ये सब उस परफेक्शन का नतीजा था जो उन्होंने उस दौर में सीखा जब उनका वो प्रैक्टिस टाइम चल रहा था। और डेफिनेटली 1926 का दौर, मैं कहूँ कि 1926 के आर्मी टीम पहली बार दुनिया की बाहर गई है। उस टाइम कोई क्रिकेट नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ हॉकी की टीम न्यूजीलैंड दौरे पे गई। 1.5 महीना पानी की जहाज़ से जाना, वहाँ पर 3 महीने रहना और 1 महीने का 1.5 महीने का दौरा था। उसके अंदर पहला गोल ध्यानचंद की स्टिक से हुआ। तो हॉकी का जो द्वार खुलता है वो ध्यानचंद की हॉकी से खुलता है। और अभी बंद तो नहीं हुआ, लेकिन वो चीज़ें जो होनी चाहिए थी, जिनकी हम अपेक्षा कर रहे थे, वो और अच्छे तरीके से हो जाएं। और वो ख्वाहिशें, वो हमारी जो हसरतें, हम कहते हैं ना कि आने वाले वक्त में 40 साल के 41 साल के बाद हमको फिर मेडल मिले, जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले ओलंपिक में। और दुआ करते हैं जिस तरह से टीम खेल रही है और बिल्टअप हुई है, तो आने वाले वक्त में अगर ये चीज़ हो जाए तो एक बेहतर नतीजा, बेहतर खुशी महसूस होगी हम सभी को। तो ध्यानचंद जी का तो ये था। कैप्टन रूप सिंह का ये था कि वो एक बहुत बड़े स्कोरर के रूप में थे और वो एक हर तरह का खेल खेलने में माहिर थे। डिफेंस भी करते थे, वो हाफ भी खेलते थे, फॉरवर्ड भी खेलते थे। और मुझे तो, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं, बाबूजी का मैच एक बार देखा था, वो भी अपने ताऊजी के कंधे पर बैठ के, क्योंकि मैं बहुत छोटा था और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं उस ग्राउंड पर खड़े होकर तो देख नहीं सकता था। मेरे सामने भीड़, आदमी खड़े हुए थे। ये झांसी का ही किस्सा? झांसी किस्सा ये 1960 का, करीब 1959-60 का है। एक श्रीलंका की टीम आई थी और श्रीलंका की टीम आई तो झांसी हीरोज़ क्लब की टीम उनके खिलाफ खेली थी। झांसी उमड़ पड़ा था, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। सीढ़ियाँ तो नहीं होती थी बैठने के लिए, साइड लाइन पे ही लोग साइकिल पे और जाने किस किस के और बैठे थे। वो मैच मैंने देखा था और मुझे एक चीज़ आज भी याद है कि किस तरह से उन्होंने एक आती हुई बॉल जो अपोनेंट तकरीबन रोकने वाला था या लेने वाला था, उसके अपनी हॉकी को किस तरह से उसके आगे डाला और वो हॉकी को, बॉल को छिटका के वापस अपनी जगह खींच लिया उन्होंने। क्योंकि उनके घुटनों में तकलीफ थी और 60 के अंदर उम्र भी 55 साल की तो थी, 55-56 की तो उनकी। लेकिन वो जो चीज़ मेरे दिमाग में आज भी बैठी, तो वो चीज़ एक झलक मैंने देखी थी। बहरहाल उसके बाद कई मौके मुझे मिले दुनिया में, जब मैं न्यूजीलैंड भी गया हूँ, वहाँ पर शॉपकीपर्स या रेस्टोरेंट या वहाँ के लोगों के अंदर हॉकी की हिस्ट्री और ध्यानचंद कप का वहाँ पर होना, न्यूजीलैंड में वहाँ के लोग हर साल टूर्नामेंट कराना और वहाँ पर ध्यानचंद की हॉकी को आज भी एक केस के अंदर रखकर दुनिया को दिखाना कि ध्यानचंद की हॉकी स्टिक है। तो न्यूजीलैंडर्स ने बहुत अच्छे तरीके से ध्यानचंद को पढ़ा, देखा। मेरा जाना 2 बार हुआ है न्यूजीलैंड। मैं जब 2010 में गया हूँ एज ए मैनेजर, तो वहाँ पर मुझे बाबूजी की वो हॉकी देखने को मिली। और 1975 में मैं गया था। वर्ल्ड कप के टाइम में? वर्ल्ड कप के बाद हमारा एक टूर था, हम न्यूजीलैंड टूर करने, तो वहाँ पर जाते मुझे मलेरिया वगैरह हो गया। मलेरिया ऐसा हुआ, दवाई भी अवेलेबल नहीं थी न्यूजीलैंड, वहाँ होता ही नहीं मलेरिया, जिसकी दवाई मलेशिया से मंगानी पड़ी। 3-4 दिन तक मैं कांपता ही रहा, इलेक्ट्रिक बेड के ऊपर, हीटर के ऊपर, दवाई अवेलेबल नहीं थी। बहरहाल दवाई आई, फिर मैं ठीक हुआ और यकीन मानिए कि चौथे दिन फिर मैं टेस्ट मैच खेले उतर गया और मैं मैच खेला हूँ। तो तब उस टाइम के कैप्टन हुआ करते थे जो फादर बाबूजी के अगेंस्ट में खेले थे, वो मुझसे मिलने आए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने उनसे बड़े रिस्पेक्ट तरीके से, हमारा जो होता है कि हम लोगों ने पैर छुए उनके, कोई भी कंट्री के हो, और उनसे बात करी।
तो उन्होंने फिर एक बड़ा इंटरव्यू दिया वहाँ पर और मेरा जिक्र किया और बाबूजी का जिक्र करके कि उस ध्यानचंद जी की फैमिली का बेटा अशोक कुमार हैं और हॉकी के बारे में बताया उन्होंने। तो ये चीज़ें ध्यानचंद जी की विदेशों में उनकी इतनी इज्जत। और एक जगह हम 75 वर्ल्ड कप, उसी की बात बता रहा हूँ, रेस्टोरेंट में चाय पीने गए तो एक लेडी थी वहाँ पर, वो निकल के आई, और दिस इज़ द इंडियन साइड। हाँ, तो ये तो हम लोगों ने कहा यस, हमारे कोच उधम सिंह साहब हुआ करते थे, यस दिस इज द इंडियन साइड। ओह आई नो ध्यानचंद। अब वो लेडी बोल आई नो ध्यानचंद, हाउ कम यू नो ध्यानचंद? आई यूज्ड टू गो एंड वॉच हिज गेम अलोंग माई ब्रदर, ही वॉज ए मजिशियन, ना द वर्ड शी यूज्ड इट, कि वो तो जादूगर थे, वो तो इतना अच्छा खेलते कि और भाई के साथ मैं मैच देखने जाती थी। तो भाई साहब ये सब चीज़ें बाबूजी की उस दौरान की कटिंग पेपरों की मुझे वहाँ के लोग लाकर दिखाते थे। अब ये सब चीज़ें उस इंसान के लिए जो एक हॉकी के खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध हुआ, वहाँ के लोगों का उसके प्रति श्रद्धा, प्यार और हॉकी के प्रति प्यार, उन लोगों ने उन कागज़ों के थ्रू, बातों के थ्रू, इन सब के थ्रू ध्यानचंद के लिए दिखाया। तो ये सब चीज़ें किसी इंसान के लिए बड़ी अजब सी हो जाती हैं, और ध्यानचंद साहब के लिए तो थी ही। 1975 की बात है न्यूजीलैंड की, 1998 1998 उट्रेक्ट, जर्मनी, नेदरलैंड्स। हाँ नीदरलैंड में वर्ल्ड कप था, हमारी टीम इंडिया की बाहर हो गई थी, हम पहले राउंड में बाहर हो गए। ये वो हाथ से बता रहा हूँ जो ध्यानचंद के इम्पैक्ट को, ये हमारे दिलो दिमाग पे कि ध्यानचंद को ऐसी ऐसी कई ऐसी क्या ऐसी बन गए क्या ध्यानचंद साहब की कहानी 1998 की जो मेरे दिल में है, या मैं महसूस करता हूँ कि मैं मैच के लिए वेटरन टीम से खेलने गया था। हमारी टीम वेटरन टीम खेली थी, वर्ल्ड कप देखने का बहाना था वो, तो फाइनल मैच क्योंकि भारत की टीम हार गई, तो फाइनल मैच हम जब देखने गए तो हॉलैंड और स्पेन का मैच होना था। बड़ा स्टेडियम, करीब 40-45 हज़ार लोग कैपेसिटी का स्टेडियम भरने वाला। भरते 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 मेरे साइड की जो 2 सीटें खाली थी, मेरे राइट हैंड साइड की, उसमें मैंने देखा एक ओल्ड कपुल जो है वो आके बैठ गए मेरे बगल में, बिल्कुल जेंटलमैन सूटेड बूटेड ओल्ड बैठे हुए थे, उनके बगल में उनकी वाइफ बैठ गई आके। बाकी स्टेडियम तो भर रहा था, मैच शुरू होने में 2-5-10 मिनट का देरी थी। मेरी नज़र यकायक उनकी टाई के ऊपर जाती है, और वो टाई मुझे नज़र आती कि इतने अच्छे सूटेड बूटेड और हैट लगाए हुए गोरे चिट्टे इंसान की टाई जो है वो मुड़ी सी है कोई, तो वो कॉटन की टाई जो हम लोगों को सेरेमोनियल किट के रूप में मिलती थी, कॉटन की, जिसमें प्रेस भी मुश्किल से हो पाती, एक बार ही आप पहन सकते थे उसको, उसके बाद मुड़ मुड़ा जाती थी वो। तो अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मैं सक पका रहा हूँ कि मैं कैसे पूछूँ इनसे। बहरहाल मैं हिम्मत करके उससे पूछ ही लेता हूँ। सो आई जस्ट आस्क, सर इफ़ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू? यस जेंटलमैन, व्हाट डू यू वांट टू आस्क मी? I said, sir, the tie you are wearing is looks like an Indian tie. Yes, yeah, ये तो yeah, this is the Indian tie. मैंने, how come you are wearing the Indian tie at this time when your country is playing the final and no, this is a very valuable tie for me and I got it from Dhyan against whom I played in 1928. अब 1928 से और 1998 का अगर अरसा लगाएंगे, 70 साल हो गए आपको। So I said, you are wearing? Yes, I played against him and he was a wonderful player, class player. जो तारीफ करना चाहते थे उन्होंने करी, और कहा कि मुझे इतने अच्छे लगे कि मैं उनसे हारने के बाद, इंडिया बीट हॉलैंड बाय 3-0 इन द फाइनल इन 1928. So I couldn't stop myself. I asked Dhyanchand to give me some memento. अब मोमेंटो में ध्यानचंद जी के पास क्या होता था कि ये जूते या पैंट शर्ट, आज के ज़माने पैसे तो मिलते नहीं थे, ना होते थे उनके पास में, तो उन्होंने अपनी टाई इस खिलाड़ी को दे दी। तो मैंने कहा, सर द टाई यू आर वेयरिंग इट बिलोंग्स टू माय फादर अगेंस्ट हुम यू प्लेड, कि मेरे पिताजी की है जिनके खिलाफ आप खेले थे 70 साल पहले। अब सोच सकते हैं जब मैंने बताया कि वो मेरे पिताजी हैं और वो जेंटलमैन मेरे पिताजी के साथ खेले हैं, तो खड़े होकर उन्होंने मुझे गले लगाया। उन्होंने पूछा कि हाउ इज़ योर फादर? मैंने कहा मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं, ही इज़ नो मोर।
तो ऐसी चीज़ें हुई ज़िंदगी की। 70 साल के बाद हिंदुस्तान की टाई पहने खड़े इंसान में को मैं अपने बगल में बैठा देख रहा हूँ, इतने बड़े स्टेडियम में 45-50 हज़ार की कैपेसिटी के स्टेडियम में वो शख्स मेरे बगल में आके बैठते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ध्यानचंद जी के लिए हुई। कैप्टन रूप सिंह, उनके नाम की स्ट्रीट जर्मन में बनाई गई है। तो जर्मन को क्या पड़ी थी कैप्टन रूप सिंह के स्ट्रीट की बनाने की? नहीं, वो खिलाड़ियों को या ऐसी प्रतिभाओं को एक जगह देते थे, उनको रखने की, उनको इज्जत दी उन्होंने, और ऐसी बड़ी इज्जत दी जो ध्यानचंद को नहीं मिली। अगर आप देखें तो 36 के ओलंपिक में बावजूद ध्यानचंद का नाम, लेकिन गोल 1932 में कैप्टन रूप सिंह ने ज़्यादा किए थे। उन गोल के आधार पर 1972 का जो ओलंपिक खेला गया उसमें स्पोर्ट्स विलेज के अंदर एक स्ट्रीट बनाई गई, जिसको देखने मैं भी गया हूँ, कैप्टन रूप सिंह स्ट्रीट। तो किसी इंडियन के लिए या इंडियन खिलाड़ी के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। और हम लोग तो बीइंग ए प्लेयर कि मैं हॉकी खेला हूँ या उनका परिवार का हूँ, मेरे लिए तो बहुत ही वो चीज़ें हैं जो उम्र तक मेरे साथ में रहेंगी। अशोक जी, 1972 शायद आपका पहला ओलंपिक था। ये बताएं कि वो अनुभव कैसा रहा, और यूँ माना जाए कि ओलंपिक खेलों में वहाँ से भारतीय टीम का डिक्लाइन हुआ, जिसके शायद आप भी साक्षी रहे, तो क्या कुछ ये गलत होगा? नहीं, बिल्कुल ठीक है। और मैंने आपसे इंडिकेट किया है कुछ चीज़ें ऐसी होती रही हैं हमारे साथ में। मैंने अपनी एक जगह बनाई पहले तो टीम के अंदर, और जगह इसलिए बनाई कि क्योंकि उसके लिए मैंने प्रैक्टिस करी। एक होता है कि सिलेक्शन हो जाता है, बड़े बाप के बेटे हैं या उसके, ऐसा कभी दिमाग में आया ही नहीं, लाने की कोशिश करी, क्योंकि क्वालिटीज़ अगर ना होगी तो देश को ही नुकसान होता है। और ये मेरे पिताजी का ही मानना और मेरा भी मानना है। मैं भी आज उसी में लगा हूँ, अगर कोई क्वालिटीज़ को कभी ख़राब मत करो, उसको हाथ में रखो, संजो के रखो उसको। मेरे लिहाज से कि कई हारें हमारी ऐसी हुई हैं जिसका मुझे बेहद दुख रहा कि हमारे पिछली जनरेशन्स जो बाबूजी या बलबीर सिंह साहब की, केडी सिंह बाबू साहब, किशन दादा, ध्यानचंद, रूप सिंह, ये वो जगह नाम थे जिन्होंने देश को गोल्ड मेडल दिलवाए, और गोल्ड मेडल के हार इनके गले में डाले। हम लोगों ने जब शुरू किया था, हम सिल्वर से शुरू हुए, ब्रॉन्ज पहुँचे, बड़ी मुश्किल में जाके एक वर्ल्ड कप हमको हासिल हुआ। लेकिन ये सब हार हमारी वो हारें थी जिसके अगर मैं कहूँ कि हम लोग की मैनेजमेंट, हम लोग की वो लोग जो हॉकी को चलाते थे मैनेजमेंट, हम तो उन पर यकीन करते थे उस टाइम में कि वो जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। लेकिन उसका बाद में हमको पता लगे ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें जिस क्षेत्र का है वहाँ के खिलाड़ियों का होना ज़रूरी हो जाता है। जिस स्टेट का, उसके कई खिलाड़ी अनएक्सपेक्टेडली आपको टीम में मिल जाते हैं, और जो टैलेंटेड प्लेयर हैं, जिनके बलबूते पे खेल आगे जीता जा सकता है, उनको हटा के दूसरों का सिलेक्शन कई बार हो गया, और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा, क्योंकि मैं अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुका था टीम के अंदर एज ए राइट इन। मैं पहले लेफ्टिनेंट खेलता था यूनिवर्सिटी के लिए, और अपने सारे उस दौर में जब मैंने हॉकी शुरू की तो ये बड़ा मुश्किल होता था पुरानी हॉकी में कि अगर आप लेफ्टिनेंट खेलते तो राइट इन में शिफ्ट होकर खेल लो। वो बहुत ही मतलब किसी खिलाड़ी के लिए सुसाइड वाली बात होती थी। लेकिन मैंने अपने आप को शिफ्ट किया, और शिफ्ट इसलिए किया कि मेरा एक आइडियल प्लेयर इनामुर रहमान साहब, जिनको मैंने 68 में फॉलो किया था, उसके पहले फॉलो किया था, उनके हॉकी के ड्रिबलिंग को फॉलो किया था, उनके पासेस को फॉलो किया था। तो वो मोहन बागान से खेल रहे थे इनसाइड लेफ्ट, और मुझे जब मौका मिला राजस्थान यूनिवर्सिटी से खेलते हुए, मुझे इनविटेशन मिला मोहन बागान क्लब खेलने का, तो मैंने बीकॉम की अपने एग्जामिनेशन छोड़ के मैं मोहन बागान चला गया, जो मेरे कैरियर का एक बड़ा अंधेरा दरवाज़ा था कि जाने क्या हो सकता है क्या ना हो, और वो बाबूजी की वो बात कि तुम्हें नौकरी ना मिले तो क्या होगा। बहरहाल मैं चला गया, और जब वहाँ गया हूँ तो इनामुर रहमान साहब इनसाइड लेफ्ट, फिर मैंने अपने आप को इनसाइड लेफ्ट से राइट इन में डाला, और मैंने कई चीज़ें सीखी। मेरे साथ हेल्प को गुरबख्श सिंह साहब, ग्रेट प्लेयर, वेस्ट पेस, लेंडर पेस के फादर, इनामुर रहमान, अपने शाहिद नूर, इकरामुर रहमान, और सेंट्रा में वाहिद खान, मेरे बड़े भाई राजकुमार राइट हाफ में। तो ये ऐसे नाम थे जो कलकत्ता में जाकर खेलने से जो प्रोफेशनल लीग कही जाती थी उस ज़माने में, तो उसमें जाके अपने को एडजस्ट किया। इनामुर रहमान मुझसे बेहतर खिलाड़ी इनसाइड लेफ्ट में थे,
ये मेरा मानना है और आज भी मैं मानता हूँ और कहता रहता हूँ मैं। और मेरा सिलेक्शन इंडिया टीम में होता है इनसाइड लेफ्ट 1972 ओलंपिक में, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि जिस जिस खिलाड़ी के लिए मैं बोलता हूँ कि मैं उसके सामने इनसाइड लेफ्ट में अच्छा नहीं था, इनसाइड राइट में मैं ज़रूर अच्छा था, लेकिन मुझे इनसाइड लेफ्ट में डाला गया। मुझसे बेहतर खिलाड़ी इनामुर रहमान थे। सेंटर फॉरवर्ड तरीके में अगर मैं कहूँ कि बलबीर सिंह वेस्टर्न रेलवे वाले, जिन्होंने कभी उनका खेल देखा हो या उनको कहीं खेलते देखा हो, तो खुद कहेंगे कि नहीं, उस जैसा प्लेयर सेंटर फॉरवर्ड के रूप में दूसरा बुलेट नहीं की हुआ। तरह थे वो। चीता, स्कोरर, और स्पीड के मामले में, कंट्रोल के मामले में। और तीसरा 72 में सुरजीत सिंह का ड्रॉप कर देना, लेट सुरजीत सिंह जो 75 में हमारे साथ गए, जिन्होंने इक्वलाइजिंग गोल किया बाद में। तो ये दीवारी कहते हैं, तीन नाम, सुरजीत हमारी दीवारी थे एक तरह से। जी, ये खिलाड़ी वो थे जिनके, और इन खिलाड़ियों के बलबूते पे ही टीमें खेलती थी और जीतती थी। आपके 2-3 प्लेयर अच्छे हों और 2-3 फॉरवर्ड अच्छे हों, आप बाकी प्लेयर के साथ खेल जाते हो। लेकिन अब आपके ऐसी बॉलें जो मैं दूं और पास कर दूं, उसके बाद पता लगे रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो टीम को मैं जिता नहीं सकता। मैं जितवाने की कोशिश करता हूँ, इनसाइड राइट की कोशिश, वो फीडर्स होता है, वो गोल कम करता है। ये तो किस्मत की बात थी कि 75 का गोल मेरी हॉकी से हो गया, वो भी लॉन्ग कॉर्नर की बॉल पर। तो बातें ऐसी होती। तो मैंने जितने पासेस या खेल खेलने की कोशिश की, उसमें सिर्फ एक ही मेरा मोटो और मेरा उद्देश्य था कि मेरी टीम जो है अच्छा खेल के जीते और भारत का वो जो स्वर्ण युग कहा जाता था वो दोबारा वापस आए। लेकिन वो कमी है, खामियाजा हम लोग करते चले गए, क्योंकि शायद हमारे दिमाग में, हमारे उन सरमाएदारों के जो चला रहे थे हॉकी, कि हॉकी तो भारत इंडिया की टीम कभी भी जीत सकती है। वो एक कहीं से चीज़ उनके दिमाग में आ गई होगी। उन्हें ये नहीं पता कि उस टाइम में हमारा काउंटर पार्ट पाकिस्तान, जर्मनी और हॉलैंड, ये 4 टीमें थी। बाकी टीमें इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सीख रहे थे उस टाइम में। तो ये 2 टीमें तो थी, इनसे हमें पार पाना था। लेकिन इनको पार पाने के लिए हमने वो गलती की कि हम उन खिलाड़ियों को हम दूर करते चले गए, अपने खिलाड़ियों को हम। अशोक जी, 72 का हमने अच्छा प्रदर्शन तो किया, मेडल भी है, और उसके बाद वो मेडल मैंने बाबूजी को नहीं दिखाया जी। बात ये आती है कि किसको दिखाऊं। ब्रॉन्ज मेडल खाली एक नाम हो गया है कि इंडिया टीम पर। हम लोगों को गोल्ड जीतने वाली टीमें थी, थी हमारी टीमें थी। और जैसा मैंने आपको जिक्र किया कि क्या कमियाँ थी जिसकी वजह से हमको गोल्ड नहीं मिला। 73 का वर्ल्ड कप जरूर कहूँगा बैड लक कि हम नहीं जीत पाए उसको। हमारा वो तो एक भगवान की इच्छा है, उसको हम मान के चलते हैं। 10-15% ईश्वर को हम दे के चलते हैं। 73 का वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकल गया, जिसके लिए हम टूर था हमारा अर्जेंटीना का 15 दिन का, उसके बाद का। और कोई सी ऐसी शाम नहीं या रात नहीं होती थी कि हम लोग ना रोए हों या उस पर जिक्र ना किया हो कि मेरी वजह से टीम हार गई, दूसरा बोलता था मेरी वजह से हार गई। ब्लेम नहीं करते थे, खुद ब्लेम लेते थे कि हमारी वजह से हार गई। काश मैंने पेनल्टी स्ट्रोक फेंक दिया होता, गोविंदा का मिस हुआ। मैं बोलता था कि मेरा एक गोल, मैंने सबको डॉस करने के बाद मिडफील्ड से बॉल लेके चला हूँ और 3-4 प्लेयरों को अंदर मैं ढकेलता हुआ, डॉस करता हुआ डी तक पहुँचा हूँ। डी में पहुँचने के बाद मैं बॉल को उठा के पुश करता हूँ स्कूप। चूँकि मैं करीब 25-30 गज दौड़ा हूँ तेज, मेरी स्पीड कम हो गई, ताकत भी कम हुई, और बॉल का पुश जो गोल पोस्ट में जाना था, जिस पर गोली ने डाइव लगा दिया, पहले डाइव लगाया, और वो बॉल अगर ऊपर की होती, जरा से उठ गई होती तो गोल हो गया था और हम जीत के निकल आते। लेकिन उसके कंधे से लगी, उसके बाद भी बॉल गोल में जा रही है। मेरे नज़रों से वो चीज़ें हटती नहीं हैं, बॉल फिर भी गोल में जा रही थी। लेकिन जिस प्लेयर को सबसे पहले मैंने 50 की हाफ फील्ड पर काटा था, वो शख्स घूमता हुआ आता है पीछे से, क्योंकि मैं बॉल की बाईं तरफ जा रहा था, वो दाहिने से घूम के उस बॉल को गोल लाइन से निकाल देता है। पेनल्टी स्ट्रोक का मिस होना, 2 गोल की लीड के बाद इक्वलाइज होना, मेरा गोल मिस होना, तो वो सब चीज़ ऐसी थी कि जिसमें हम लोग सिर्फ ब्लेम कर सकते थे अपने आप को। और किया हम लोगों ने। अर्जेंटीना का टूर, अर्जेंटीना जो आज नंबर 1 नंबर 2 पे चल रही है FIH के अंदर, वो उनको हम हॉकी सिखाने गए थे 73 में। उन्होंने हमारी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स करी और उन्होंने वहाँ पर मुझे एक बड़ा अजीब टाइटल दिया उन्होंने, जो उनकी लैंग्वेज में जादूगरी होता है, पियोलिन, PIOLIN। हर अखबार में अशोक कुमार सिंह पियोलिन। वो इतने देखकर दंग थे कि ये लड़के हॉकी टीम खेलती कैसे है, ये अशोक कुमार खेलता कैसे।
तो हॉकी क्या वो एक जादुई चीज़ें थी जो ध्यानचंद और रूप सिंह साहब ने कैसे खेला होगा, जो लोग उनको जादूगर और क्या क्या नहीं मान के गए हैं, उसकी वजह तो यही थी। और मैं भी ये मानता हूँ कि हॉकी एक ऐसा खेल था इसके अंदर आप यकीन भी नहीं कर पाते कि दो दो तीन तीन के बीच से कैसा एक खिलाड़ी डॉस करता हुआ, बॉडी को निकालता हुआ, स्वेयर करता हुआ निकलता है, बॉल को पास करता है, उसके बाद बॉल गोल में जाती है, तो आप रोमांचित हो जाते हैं। आज हमारी हॉकी से रोमांच खत्म हो गया है। अशोक जी, अगर मॉस्को ओलंपिक छोड़ दें, उस मेडल का जिक्र ना करें तो ही बेहतर होगा। 1972 का यूँ देखा जाए तो चाहे ब्रॉन्ज ही सही, वो आखिरी मेडल था। अब ओलंपिक आने वाले हैं, बताएं कि ओलंपिक के दृश्य से हम लोग हॉकी में गायब ही हो गए, अब क्या उम्मीद है? जी, जिस तरह से 2-3 साल से एक लीग, प्रो लीग और FIH लीग चल रही है, और जिसमें हमारी रैंकिंग 8वीं से छठी, छठी से अब चौथी पर आ गई है। तो और अभी प्रेजेंट में भी जो टीम गई है आफ्टर पेंडेमिक और ये कोविड के बाद, इसमें हमारी टीम ने एक बेहतर प्रदर्शन किया वहाँ पर। तो इन प्रदर्शन के बेस के ऊपर ये फिलहाल कहा जा सकता है कि हमारी टीम के अंदर शायद वो दमखम अभी बाकी है, और मेरा तो मानना है कि है। और टीम उसी लिहाज से खेले जैसे पिछले साल अपने प्रो लीग में खेली है, हमने अच्छी टीमों को हराया, हम लोगों ने क्वालिफाई किया ओलंपिक के लिए, बहुत अच्छे तरीके से हमने किया, वुमेन में भी हमने किया। तो मुझे इंडियन हॉकी टीम, भारतीय हॉकी टीम से बहुत उम्मीदें इस बार में है कि हमारा कहीं ना कहीं पोडियम में स्थान बन सकता खड़े होने का, और बनना चाहिए, क्योंकि 41 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। 80 का भी ओलंपिक हमको मानना ही चाहिए, क्यों नहीं माने, हम ओलंपिक जीते थे। ओलंपिक गोल्ड मेडल के बेस पर तो कई अवार्ड दिए जा चुके हैं, उसमें अर्जुन अवार्ड, अपना पद्म श्री और जाने कौन कौन से अवार्ड जो लोग लिए, तो वो अवार्ड जो दिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो गोल्ड मेडल तो है, भले ही कोई पार्टिसिपेट ना करे। अब 1928 में सिर्फ 3 टीमें खेली थी, तब भी वो मेडल माना जाता है। तो इसमें भी वही हालत थी, इसमें भी कम टीमें थी, तो ओलंपिक मेडल तो हम कहेंगे उसको। और मेरी उम्मीद तो ये है कि आने वाले ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन रहेगा, और कुछ खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं, और एक विवेक सागर नाम का बच्चा उसमें खेल रहा है, और मुझे खुशी उसके नाम से इसलिए होती है कि उस बच्चे को एक टाइम में, आज से 5-6 साल पहले कहीं मैंने अकोला में खेलते देखा था, और मैं चीफ गेस्ट था। मैंने उसको बाद में मैच के बाद उसका नाम पूछा, मैंने कहा तुम मेरी एकेडमी में, जो भोपाल एकेडमी है MP की, उसमें कि तुम उसमें प्रवेश लेना चाहोगे? तो उसने कहा सर आप कहेंगे तो मैं आ जाऊँगा। वो टीकमगढ़ एकेडमी से खेल रहा था, तो मैं 1 महीने बाद ही उसने कहा सर मैं आना चाहता हूँ। तो फिर आके वो 2-3 महीने मेरे घर में रहा। जब सिलेक्शन का टाइम हुआ एकेडमी का मार्च-अप्रैल में, तो उसकी ट्रायल्स हुई, ट्रायल्स में तो उसको आना ही था। उस बच्चे ने लेकिन बहुत इम्प्रूव किया, और मेरा तो ये मानना है उस खिलाड़ी के लिए कि चाहे उसको आप डिफेंस में खिला दीजिए, चाहे उसको हाफ लाइन में खिलाइए, चाहे उसको आप फॉरवर्ड खिलाइए, वो हर जगह खेलने माहिर है। वो हर अच्छे खिलाड़ी का एक रूप ऐसा है जो कहीं भी खेल सकता है। तो ऐसे खिलाड़ी हमको और 1-2 मिल जाएं। सरदारा सिंह अब इस खैर नहीं है, लेकिन एक नाम था उनका। उसके पहले धनराज पिल्ले थे, मोहम्मद शाहिद, जफ़र इकबाल। तो ये नाम जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं अपोनेंट्स के ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के नाम और आगे बढ़ें, कहीं निकल कर आएँ और टीम को मजबूती दें। और मजबूती इस लिहाज से नहीं, बल्कि गोल्ड मेडल उनके गले में जाए, जो भारत के लिए एक एग्जाम्पल बने। अशोक जी, थोड़ा सा जिक्र वर्ल्ड कप का ज़रूरी है। एकमात्र वर्ल्ड कप जो हमने जीता 1975 का, और आप उसके साक्षी भी हैं, और वो जो विजय हमारी पाकिस्तान के खिलाफ थी वो आप ही के गोल के ज़रिए हुई, ये भी एक सच है। थोड़ा सा उस लम्हे के बारे में और उस फाइनल के बारे में थोड़ी सी स्मृतियाँ हमारे श्रोताओं से साझा करें, फिर दूसरे विश्व कप की बातें वो करेंगे। तो जीवन का एक कहे ना कि जहाँ मेरी ख्वाहिश कि हॉकी क्यों खेली, तो मैंने कहा ना सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल तो हमने कभी बाबूजी को दिखाया ही नहीं। तो वो ऐसा मौका मैं तलाश रहा था, चाह रहा था कि ऐसा मौका कभी आए कि मैं गोल्ड मेडल जीतूँ, या भारत गोल्ड मेडल जीते, तो मैं अपने पूज्य पिताजी को दिखा सकूँ या चाचा को दिखाऊँ कि लो गोल्ड मेडल आप लेके आते थे, मैं भी लेके आ गया हूँ। तो वो मौका कहीं मिल नहीं रहा था, ना मिला। वजह मैंने आपको बता दी कई। बहरहाल ये 75 का वर्ल्ड कप, उस 73 वर्ल्ड कप जो हम हार गए थे, जो हमारे हाथ से स्लिप हो गया, और स्लिप हुआ तो होटल में हमारा कैंप चंडीगढ़ लगा था वर्ल्ड कप का।
उसके पहले एनआईएस पटियाला कैंप लेता था पटियाला के अंदर। तो हमारी डाइट जो थी वो 25-30 रुपए की वहाँ की डाइट थी। 25-30 रुपए में खिलाड़ी का खेलना और खाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। खा तो लेते लेकिन वो जो प्रोटीन है और कुछ मसल्स बिल्डअप चीज़ें होती हैं वो नहीं आ पाती थी। तो ज्ञानी जैल सिंह साहब उस टाइम सीएम थे वहाँ के, आज दुनिया में नहीं है। उन्होंने ऑफ़र किया कि मैं हॉकी टीम को का कैंप यहाँ पर चंडीगढ़ में लगवा दूंगा और मैं इनको 50 रुपये हर बच्चे के नाम से इनको डाइट दूंगा। तो 50 रुपये उस लिहाज से अच्छे होते थे कि हर चीज़ का दूध वगैरह मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो उनका कैंप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो गया। माहौल ऐसा था कि वहाँ हर प्रैक्टिस को देखने के लिए हज़ारों बच्चे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के थे वो आ जाते थे। और हम लोग सुबह अपनी फ़िज़िकल फिटनेस जो भी होती थी हमारी होती थी, और शाम के वक्त हमारी प्रैक्टिस होती थी। उस प्रैक्टिस में लोगों का, लड़कियों का, बच्चों का खड़ा होना हम लोगों को ज़्यादा इंस्पायर करता था। और टीम के अंदर ना खेलने की इच्छा होती थी, अच्छा खेले। और सब ने बड़ी अच्छी हॉकी खेलना शुरू कर दिया। और टीम के अंदर एक रूपता, कोऑर्डिनेशन जो चीज़ें अहम होती किसी भी टीम के लिए, जहाँ 18-20 बच्चे हों, और वो कैंप तो कम से कम 50 बच्चों का था, लड़कों का था। उसमें हमारे सामने एक विमेन हॉस्टल भी था जहाँ पर हमारी टीम ठहरी पूरी बच्चे थे, लड़के जो ठहरे थे। उसके सामने विमेन हॉस्टल भी था और बीच में सड़क खाली एक थी। और वो मैच के बाद शाम को कहीं ना कुछ चीज़ें कुछ आवाज़ें जो होती हैं जो बचपने की आप बात कर लें, तो वो चीज़ें भी चलती रही। तो शिकायतें हुई। फिर हमारे बलबीर साहब मैनेजर थे, लेट बलबीर सिंह जी, बहुत अच्छे इंसानों में से अच्छे खिलाड़ी, 3 गोल्ड मेडल आफ्टर पार्टीशन, आफ्टर हमारे इंडिपेंडेंस के। तो उनके कान तक पहुंची। तो उन्होंने कोच बोधी साहब को बुलाया कि लड़के लोग रात को शिकायत आई कि तंग कुछ शैतानियाँ कर रहे हैं और उनके लेडीज़ वार्डन की तरफ से शिकायतें आई हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, फिर शाम के वक्त रात के 9-10 बजे तक हम दरवाजे पे बैठ जाते हैं। और यकीन मानिए कि उस वक्त दोनों के दोनों बोधी साहब, कोच साहब और मैनेजर साहब हमारे हॉस्टल के दरवाजे पे बैठ जाते थे ताकि कोई बच्चा बाहर ना जा सके और इस तरह की शैतानी ना हो सके। तो एक अच्छे तरीके से रुकने का ढंग था उनका, और रुकी भी गई थी। और ये भी यकीन मानिए जब जीत कर आए हम लोग, तो उसी हॉस्टल के अंदर उन्होंने इनवाइट किया विमेन हॉस्टल के अंदर पूरी टीम को, और सबको उन्होंने ऑनर किया। तो वो जीतने की बात थी। बहरहाल ये कैंप यहाँ लगा था। कैंप लगने के बाद हमारा फिर कुछ दिन हम सिंगापुर गए थे खेलने के लिए। वहाँ प्रैक्टिस मैच खेले सिंगापुर में, अच्छी प्रैक्टिस हुई हमारी वहाँ। और मलेशिया पहुँचने के बाद जिस होटल में हमारी टीम ठहरी थी, मुझे सामने ही उसके अंदर कबर्ड के अंदर वर्ल्ड कप रखा नज़र आया, जो हमारे हाथ से स्लिप हो गया था 73 के अंदर। तो लोग चेक इन करने के लिए अपना अपना नाम लिख रहे थे। मैं जाके खड़ा हो गया वहाँ पर वर्ल्ड कप के सामने, और कुछ प्रण किया, कुछ इच्छाएं जाहिर की अपने आप से ही कि ये वर्ल्ड कप निकल गया, इसको लेना है, हासिल करना है, इसको कैसे जीता जाए, मैं कैसे अपने आप को टीम में और अच्छे ढंग से खेलूं। तो वो कमिट करा उसके सामने, और हमारी टीम अपने अपने कमरों में ठहरने चली गई। मैच शुरू होते हैं, हमारे पहला मैच ये इंग्लैंड से था, हम जीते 2-1 उसको। उसके बाद के मैच थे, एक मैच में मुझे कुछ टाइम पहले खिलाड़ी को 70 मिनट ही खेलना होता था। एक खिलाड़ी 70 मिनट की ट्रेनिंग आप सोच सकते हैं उस, आज तो बहुत अच्छा सुविधाएं हैं, हर तरह की चीज़ें हैं। आपके फैट नापने की है, स्टेमिना नापने की है, आप कितना खेल सकते हो, हर चीज़ को आज मेजरमेंट आपके साथ। वो हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। तो 70 मिनट तक एक खिलाड़ी को खेलना होता था। अब हमारे मैनेजर साहब को पता नहीं कोच साहब को क्या सूझा, मैच में उन्होंने मुझे 10 मिनट के बाद निकाल के दूसरे प्लेयर को रिप्लेस कर दिया। और वो टीम हमारी शायद 2-1 से या 1-0 से अर्जेंटीना से हार गई थी। तो एक सेटबैक ये लगा टीम को। फिर तो मुझे निकाला उन्होंने। कहते हैं इस सेटबैक ने बहुत काम किया जी, क्योंकि एक तो खुद को भी लगता कि आप कमज़ोर क्यों, कंपटीशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे हैं तो मुझे आपसे बहुत अच्छा होना पड़ेगा, और बहुत अच्छा होने के लिए बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। तो ये कंपटीशन है जो हेल्दी होता है। तो फिर अगला मैच मैं खेला हूँ, तो फिर उससे हम जीते हैं जर्मनी से। फिर हमारा मैच हुआ मलेशिया से सेमीफाइनल। मलेशिया का सेमीफाइनल एक ऐसा क्रिटिकल हमारा सेमीफाइनल रहा है, जिसकी अगर कहूँ वो डर खौफ आज भी है मुझे, अगर हम वो ना जीतते तो फाइनल नहीं होता तो
अशोक कुमार नहीं होते, टीम नहीं होती, वर्ल्ड कप नहीं होता। तो सेमीफाइनल में असलम शेर खान को भी हमारे चार चार मैच खत्म होने के 4 मिनट पहले बलबीर साहब ने रिप्लेस कर दिया माइकल किंडो, जो आज इस दुनिया में नहीं है। द बेहतरीन फुल बैक, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मोटिवेटर, हम लोगों को इकट्ठा करके रखने वाला, वो हमसे आज दूर चला गया, अफसोस है उस बात का। तो उसको रिप्लेस किया असलम शेर खान ने। और यकीन ये भी तय बात है कि असलम शेर खान ने जैसे ही अंदर स्टेप कमर अपने पैर रखे हैं, एक पेनल्टी कॉर्नर हमको मिल गया, पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो असलम शेर खान बिना बॉल छुए हुए पेनल्टी कॉर्नर मारने चले जाते हैं और गोविंदा बॉल फेंकते हैं उसको। ग्राउंड बॉल आती है, अजीत पाल हाथ से रोकते हैं, उस ज़माने में हाथ से बॉल रोकी जाती थी, और असलम शेर खान की हिट लगती है और हमें सिर्फ वो गोल नज़र आता है जो बॉल गोल के अंदर जाती है और इक्वलाइज गोल हो जाता है। तो आपको नई ज़िंदगी मिलती है, हमको नई ज़िंदगी मिली, टीम को नई ज़िंदगी मिलती है। और उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में लेफ्ट आउट हमारे सरदार हरचरण सिंह अच्छे लेफ्ट आउट रहे इस दुनिया, इस देश के, उन्होंने एक गोल करके टीम को विक्ट्री दिलाई। तो 2-1 से हम उस मैच को जीत के निकलते हैं। तो वो एक हार्ड मैच हमारे लिए था क्योंकि लोकल टीम थी, पूरा लोकल सपोर्ट वहाँ का था और वो लोग पूरे जोशो खरोश के साथ खेल रहे थे। हमारी बॉलें जो गोल में जाना चाहिए थे नहीं जा रही थी, कभी इधर जा रही, उधर जा रही, ऊपर जा रही, नीचे जा रही, गोल नहीं हो रहा था। बहरहाल वो मैच बड़ी मुश्किल में जीता है। फाइनल मैच हमारा 15 मार्च, एक मैच 15 मार्च को हमारा ये होना डिसाइड हुआ। और 15 मार्च बड़ा अहम दिन था हम लोगों के लिए। सुबह उठता हूँ मैं तो दरवाज़े पे नॉक होती है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, हमारे बलबीर सिंह साहब कोच, मैनेजर और कोच साहब दोनों खड़े हैं, उनके साथ एक शख्स कोई खड़े हुए हैं। बलबीर साहब पूछते हैं, हम क्या लड़कों जाग गए हो? मैंने कहा जी साहब जाके। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, मुँह हाथ धो लो, आज फाइनल मैच है। उसके पहले एक शाम पहले हमारी पूरी टीम मलेशिया में जितने भी टेम्पल्स या मंदिर गुरुद्वारे, चर्च, हम लोग सब वहाँ जाते हैं। मंदिर में भी, चर्च में भी, मस्जिद में भी और गुरुद्वारों में भी, और वहाँ जाके अपने अपने लिहाज से दुआ मांगते हैं और टीम पूरी जाती है कि हर जगह एक जगह और सभी लोग। तो ये सब चीज़ें थी जो जिसको हम कहते हैं हर धर्म को, हर चीज़ को एक साथ लेके चलना, हर लोगों को लेके चलना। तो उसका एक बहुत बड़ा हम लोगों ने, हमारे टीम के मैनेजर कोच ने उदाहरण पेश किया था कि हम सबको लेके चले गए। अगला दिन जब होता है तो उन्होंने अपनी जेब से उस थैले में से, जो शख्स खड़े थे उनमें से कपड़ों की कतरन एक कलर की थी, पीले कलर की थी, येलो कलर कतरन, पीसेस ऑफ क्लॉथ, वो निकाल के देते कि टोटका जिसको आप कह सकते हो, टोटके के तौर पर। और बलबीर साहब मानते थे इस बात को बहुत ज़्यादा, टोटकों को। तो उन्होंने वो टोटके ला के पीले रंग का कपड़ा कि ये आज अपनी शर्ट में रख के अंदर खेलना है। और साहब वाकई में खेलें, अब आप इसको टोटकों का असर कह लीजिए या खेल का असर कह लीजिए, कि एक गोल से हमारी टीम डाउन। पाकिस्तान ने 15 मिनट में गोल कर दिया उनके लेफ्टिनेंट जाहिद ने, और हमारी टीम इंटरवल तक डाउन। हम लोगों के अंदर वो जो था ना कि अब हम जीत जाएंगे, वो निराशा में बदलता चला जा रहा था। इंटरवल होता है, इंटरवल के बाद नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने से पहले टीम असम्बल होती है। असम्बल होती है तो मैं बड़े गुस्से में, बड़े हार्श वर्ड, कड़े शब्दों में बात करता हूँ अपने खिलाड़ियों से कि हमने अभी इस मैच को हारा नहीं है, हम जीत के जाएंगे इस मैच को, और जीतना है, हमें खेलना है। और 2-4 गालियाँ भी उसमें जोड़ दी थी मैंने। नेक्स्ट मैच जब स्टार्ट होता है सेकंड हाफ, उसके 15-16 मिनट के अंदर पेनल्टी कॉर्नर हमको मिलते रहे, गोल नहीं हो रहे थे। 15-16 मिनट फिर एक पेनल्टी कॉर्नर मिलता है मेरे पास के ऊपर, और लेट सुरजीत सिंह उस बॉल के ऊपर गोल कर देते हैं, जो हम लोगों के लिए अगेन वही लाइफ देने वाला होता है और ज़िंदगी देता है। 1-1 ऑल हो जाता है। अब उसके बाद जब 1-1 ऑल होता है तो जो टीम हारी हुई होती है ना, जिसने गोल किया है सेकंड में इक्वलाइजिंग गोल, उसके अंदर जोश बढ़ जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। जिस तरह 71 वर्ल्ड कप में हमारी टीम ने पहले गोल किया पाकिस्तान के ऊपर, और उसके बाद पाकिस्तान ने गोल करके बराबर कर दिया, तो उनकी टीम हमारे ऊपर हावी होती चली गई। इसी तरह 75 में पहले पाकिस्तान ने गोल किया, उसका इक्वलाइजिंग गोल हमने किया, अब हमारी टीम उनके ऊपर हावी होती चली गई। और उसी प्रेशर में हमको फिर एक पेनल्टी कॉर्नर मिलता है। पेनल्टी कॉर्नर के बाद उसका लॉन्ग कॉर्नर होती है। लॉन्ग कॉर्नर पे हरचरण सिंह हिट मारते हैं एक कोने से, लेफ्ट के कोने से, बॉल अजीत पाल सिंह रोकते हैं
मैं इनसाइड राइट पे उनके बगल में ही खड़ा होता हूँ, बॉल वो मुझको देते हैं। बॉल 2-3 को मैं डॉस करने के बाद ज़रा सा आगे जाता हूँ और अपने राइट आउट विंगर मेरे साथ फिलिप्स, वीजे फिलिप्स, जिन्होंने कई गोल किए थे उस टूर्नामेंट के अंदर, एक बेहतरीन राइट आउट आज भी मौजूद है हम लोगों के बीच में। वो आगे चल के ज़रा सी बॉल को बिल्कुल ग्राउंड बॉल वो सरफेस पे पैरेलल टू द गोल लाइन मुझे फेंक देते हैं, जो 6-8 गज की दूरी पर होता है। मैं उस आती हुई बॉल को बिना रोके हुए हाथ के फ्लिक से, जो हम लोग का एक बड़ा हथियार होता था फॉरवर्ड लाइन का, क्योंकि 17 ओवर्स की हॉकी से तो हम हॉकी खेलते थे, तो उन्होंने उस बॉल को फेंका और मैंने उस बॉल को फ्लिक करता हूँ बॉल गोल के लेफ्ट साइड के कोने पर जो अंदर का बोर्ड होता है वहाँ जाके लगती है, और कैरम बोर्ड की तेज़ी जैसे होते हैं, कैरम बोर्ड के कोने में मारते हैं उस तरह से इस बॉल निकल के बाहर आ जाती है। वो कहीं 2-3 सेकंड अंपायर विजय नाथन जो मलेशिया के थे वो बजाने में उनका कहीं वो भूल जाते हैं वो कि हुआ क्या हुआ ये, और फिर उनको समझ में आता है ये तो गोल हो गया, तो विसिल बजाते हैं। जब विसिल बजाते हैं पाकिस्तानी सब खड़े हो जाते हैं कि ये गोल नहीं है, गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, बहरहाल वो कहते नहीं इसे गोल, और उसके बाद गोल कंसीव हुआ, वो माना गया, था ही गोल वो, तो अब ना मानने वाली कोई बात ही नहीं थी। बहरहाल तो इस तरह से फिर 15-16 मिनट हमारे सामने बाकी थे, घड़ी सामने थी। पूरी टीम तो नहीं मैं कह सकता, मैं ज़रूर, मेरी नज़र जाए हर बार, हर सेकंड के बाद एक सेकंड कहते हैं ना निकलना मुश्किल हो रहा था, वो 15-16 सेकंड। और हम लोग पूरे थक चुके थे, 70 मिनट का पूरा खेल खेलना मायने रखता था, और प्रेशर में और हार जीत में, उतार चढ़ाव में, तो वो सब चीज़ें ऐसी थी जो उसमें पाकिस्तान के अटैक, इस्लाउद्दीन के अटैक शुरू हो गए, और सेंटर फॉरवर्ड जाहिद के शुरू हो गए। तो इस तरह से टीम, जो अख्तर रसूल सेंटर हाफ में, जो मंजूर जूनियर फुल बैक थे उनके, तो बहरहाल टाइम ख़त्म होता है, 16 मिनट निकलते हैं, और वो विसिल जब बजती है फाइनल, और जसदेव सिंह साहब की कमेंट्री में वो लफ्ज़ आते हैं, और इस तरह भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया। तो वो चीज़ बस आखिरी है जो हम लोगों के दिलो दिमाग पे छाई है। और एक चीज़ कहूँगा असलम शेर खान के उस मैच को, क्योंकि उसके बाद हमने कमेंट्री तो सुनी नहीं, मैच तो देखा नहीं, खेले ज़रूर लेकिन देखा नहीं था। एक जगह फिर इसको सेलिब्रेट किया गया बैतूल के अंदर, पूरे मैच को बड़े स्क्रीन के ऊपर लगाकर देखा गया, इसमें हम सभी शामिल हुए। अभी 5-6-8 साल पहले असलम शेर खान भी बैठे थे, मैं भी बैठा था। तो मैंने जब खेल देखा तो मुझे लगा कि असलम शेर खान अगर उस दिन मैच में नहीं खेला होता तो हम 2-1 से हार जाते। इसी तरह अगर मंजूर जूनियर पाकिस्तान का फुल बैक जो थे, अगर वो नहीं होते टीम में तो हम पाकिस्तान को 2-4 गोल से हरा के चले जाते। इन दोनों फुल बैकों ने अपने दोनों रक्षा पंक्ति में बेहतरीन खेल दिखाया था। तो वर्ल्ड कप एक मिसाल बन के FIH अपने इंटरनेशनल हॉकी के लिए एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाता रहा है, क्योंकि हर तरह की हॉकी उसके अंदर मौजूद थी, हर तरह के खिलाड़ी थे, चाहे डिफेंस के हो, चाहे गोलकीपर के हो, चाहे फॉरवर्ड के हो, पासेस थे, खूबसूरत पासेस, खूबसूरत मूवमेंट, खूबसूरत डॉजेस। तो एक पूर्ण हॉकी थी जिसको लोगों ने एंजॉय किया, और जीत हमको हासिल हुई। जीतने के बाद जब हम हर जगह से होते हुए मैं झांसी पहुंचता हूं, और झांसी में दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर बाबूजी खड़े होते हैं, और मैं मेडल दिखाता हूँ उन्हें, और उनकी सिर्फ थपथपाहट मेरी पीठ के ऊपर 2-3 बार, वही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड ज़िंदगी का बनी, जिसका जो गोल्ड मेडल से भी ज़्यादा थी मेरे लिए। तो वो चीज़ें थी जो हॉकी ने मुझे दी, इस परिवार को दी। तीसरी जनरेशन भी हमारी खेल के गई है, मेरी बहन की लड़की भी खेली है। तो बाऊजी, चाचा जी, मेरे भाई इंटरनेशनल खेले हैं, मैं खेला हूँ, और मेरी भांजी खेली। तो 3 जनरेशन तो खेल गई हैं। 6 ओलंपिक के मेडल्स हैं जो एक मायने रखते हैं एक परिवार के लिए। 4 एशियाड के सिल्वर मेडल हैं जो मायने रखते हैं किसी परिवार के लिए, और 3 वर्ल्ड कप के मेडल हैं। मैं समझता हूँ ये ध्यानचंद परिवार उस हॉकी की वजह से, जो उन्होंने शुरू में एक खुशबू के रूप में दुनिया में फैलाई, जिसके लिए हम लोग भी आगे बढ़कर कुछ कर सके, देश के लिए मेडल जीते, तो एक अच्छी फीलिंग रही। अशोक जी, जाते जाते संक्षेप में तमाम लोगों को, खासकर युवा लोगों को जो स्पोर्ट्स करते हैं, और इस देशवासियों को क्या संदेश देंगे? जी, बीच में कोई चीज़ छोड़ना, मैंने अक्सर देखा कि हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी बीच में कहीं ना कहीं स्पोर्ट छोड़ देते हैं। दिल छोटा होने का मतलब कहीं कहीं वो देखते हैं कि उनके साथ ज्यादती तो नहीं हो रही कहीं सिलेक्शन में, क्योंकि
कहीं ना कहीं देखा गया कि वो लाइकिंग डिसलाइकिंग चलती है, चलती रहेगी। हमारी इंसानी एक फितरत है वो, तो कहीं ना कहीं हम इन बातों से अछूते नहीं हैं। तो अपने आप को बीच में ना छोड़ें, कंप्लीट करें, हौसला रखें, अपने अपने पर भरोसा, सबसे बड़ी बात भरोसा। जैसा मैंने आपसे कहा कि जब मेहनत करेंगे तो भरोसा आपका अपने पर बनेगा, और मेहनत जब करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी बनेगा। कॉन्फिडेंस बन जाएगा तो आपको फिर हटाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हर एक को अच्छा खिलाड़ी तो चाहिए ही है। कोई सी भी टीम हो, अगर अच्छा खिलाड़ी है तो कभी दूर नहीं करते उसको। हाँ, अगर आप मीडियोकर खेल रहे होंगे, बीच मध्यम दर्जे का खेल रहे होंगे, तब इधर उधर किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें उन खिलाड़ियों के लिए कि अपने अपने कमिटेड चीज़ को पूरा करें, और ये मान के चलें कि जो काम आपको दिया गया, क्योंकि पिता बाबूजी बोलते थे कि जो काम मुझे दिया गया था मैंने उसको पूरा किया। वही चीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे बच्चे सीखें इस बात को कि जो काम उनको दिया जा रहा है या कर रहे हैं वो उसको पूरा करें। बीच में अगर मिल ना हो पाए, कम से कम उन्हें इस बात की तो खुशी हो कि हाँ, मैंने अपने लिहाज से, अपने तरीके से काम को करने की कोशिश की। सक्सेस अनसक्सेस, सफलता या असफलता मिली, कोई बात नहीं, सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन अशोक कुमार सिंह, आपको देश और आकाशवाणी का सलाम। Boop, boop, boop. Boop, boop, boop.